हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही शानदार हॉरर मरीन मूवी अंडर द पेरिस को। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर टॉप में ट्रेंडिंग कर रही है और अगर आप जॉस, डीप ब्लू सी और द मेग जैसी मूवीज के दीवाने हो तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। इस फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक महिला को दिखाते हुए जिसका नाम सोफिया होता है, जो कि एक शार्क रिसर्चर होती है। सोफिया अपने टीम के साथ पैसिफिक ओशियन में एक लिलित नाम की शार्क के ऊपर शोध कर रही होती है और उसे ट्रैक कर रही होती है। सोफिया काफी समय से लिलित को ट्रैक करने की कोशिश कर रही होती है ताकि उसकी बॉडी से कुछ सैंपल्स ले सके और अपना रिसर्च जारी रख सके। तभी उसकी टीम आके गुड न्यूज देती है कि लिलित उनकी ही एरिया में आ चुकी है। इसके बाद टीम के 4 मेंबर्स, जिसके अंदर सोफिया का हस्बैंड भी था, वो सभी ओशन में डाइव करते हैं और लिलित को ढूंढने लगते हैं। इस दौरान उन डाइवर्स को जाल में फंसा हुआ एक बेबी वेल दिखाई देता है जिसकी आधी बॉडी कहीं गायब थी, जिसका सीधा मतलब था कि किसी ने इस वेल पर अटैक कर उसे मार डाला था। अब यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह थी कि भले ही वो एक बेबी वेल थी बट उसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी थी। अब इससे पहले कि डाइवर्स ये सोचते कि इस वेल को किसने मारा, लिलित शार्क उनके सामने आ जाती है एंड मोस्ट प्रोबेबली लिलित ने ही उस वेल को भी मारा था। लिलित को देखते ही डाइवर्स के होश उड़ जाते हैं क्योंकि पिछली बार 2 महीने पहले जब उन्होंने लिलित को एग्जामिन किया था तो वो सिर्फ 2.5 मीटर की थी और अब वो लगभग 7 मीटर की हो चुकी है। यानी बस पिछले 2 महीने में वो लगभग 3 गुनी तक बड़ी हो चुकी थी। बट हाउ? अब यहाँ पर सोफिया का हस्बैंड सैंपल्स के लिए लिलित को स्टैप कर देता है जिसकी वजह से लिलित पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और देखते ही देखते चारों रिसर्चर्स के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। सोफिया अपनी टीम को बचाने के लिए ओशन में कूदती है बट तब तक काफी देर हो चुकी थी और चारों डाइवर्स मारे जा चुके थे। बट तभी उसके सामने लिलित आ जाती है। लिलित वहां पर सोफिया पर भी हमला कर देती है बट जैसे तैसे सोफिया खुद को बचा लेती है। इसके बाद सीन सीधा 3 साल बाद शिफ्ट होता है जहां पर सोफिया ने शार्क पर रिसर्च करना छोड़ दिया था और एक एक्वेरियम गाइड का काम कर रही थी। इसी दौरान हम मीका नाम की एक मरीन एक्टिविस्ट को देखते हैं जो कि सेवियर ऑफ सी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी। आगे मीका सोफिया से मिलती है और उसे अपने हेडक्वार्टर लेके आती है जहां पर सोफिया को पता चलता है कि मीका भी लिलित को ही ट्रैक कर रही थी। मीका सोफिया को बताती है कि लिलित बहुत ही जल्द पेरिस के सैन रिवर में आने वाली है, यानी उनके अपने शहर में। तो वो चाहती है कि सोफिया लिलित को एग्जामिन करने में उसकी मदद करे। ये सुनकर सोफिया पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका मानना था कि पैसिफिक ओशियन से पेरिस तक आना किसी भी शार्क के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पेरिस के फ्रेश वाटर में लिलित या किसी भी शार्क का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। मीका के लाख कहने पर भी सोफिया ये काम करने से मना कर देती है क्योंकि सोफिया का ट्रॉमेटिक पास्ट अब भी उसे हॉन्ट करता है, जिसके बाद सोफिया वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हमें 2 लड़कों को दिखाया जाता है जो सैन रिवर में मैग्नेट फिशिंग कर रहे होते हैं जहां उन्हें 2 मिसाइल जैसी चीजें मिलती हैं। जिसके बाद वहां पुलिस आती है और उन मिसाइल्स को जब्त कर लेती है और सभी से कहती है कि इस रिवर में अब तक वर्ल्ड वॉर 2 के मिसाइल्स के सेल्स मिलते रहते हैं और इससे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब आगे हम मीका और उसकी एक फ्रेंड को सैन रिवर में हुए कार एक्सीडेंट को एग्जामिन करते हुए देखते हैं जहां पर वो जानना चाहते थे कि क्या असल में लिलित सैन रिवर में आ चुकी है। जिसके बाद मीका की फ्रेंड रिवर में डाइव करती है जहां पर उसे कार पर शार्क के बड़े बड़े दांतों के निशान दिखाई देते हैं। खैर तभी वहां पुलिस आ जाती है क्योंकि सैन रिवर में डाइव करना इलीगल था। पुलिस वहां पर मीका को पकड़ लेती है लेकिन उसकी फ्रेंड मौका पाकर भाग लेती है। इसके बाद हम सोफिया को देखते हैं जो सीक्रेटली अभी तक लिलित को ट्रैक कर रही होती है और उसे पता चलता है कि लिलित सैन रिवर में ऑलरेडी आ चुकी है। अब अगली सुबह ऑफिसर उस आदमी की बॉडी रिवर से निकालते हैं जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था और सभी उस बॉडी को देखकर हैरान हो गए थे क्योंकि यहाँ भी आधी बॉडी गायब थी, जिसे देखकर एक बात तो समझ आ रही थी कि इस आदमी पर किसी बहुत ही बड़े जानवर ने हमला किया था। उस वक्त सोफिया और मीका भी पुलिस ऑफिसर के साथ ही होते हैं। सोफिया क्लियरली पुलिस को बताती है कि ये काम शार्क का है और अगर आगे भी उन्हें ऐसी मौतें नहीं देखनी तो उन्हें शार्क को रोकना पड़ेगा। लेकिन ये बात मीका को पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि सोफिया पुलिस के साथ मिलकर शार्क को मारना चाहती है, इसलिए वो शार्क को बचाने के लिए प्लानिंग करने लगती है। आफ्टर ऑल वो एक मरीन सेवियर थी। अब ये एक काफी सीरियस कंडीशन थी जहां पर पेरिस के नीचे एक मॉन्स्टर शार्क घूम रही थी। इसीलिए ऑफिसर ये बात मेयर के पास लेके जाते हैं जहां पर मेयर उनको कहती है कि किसी भी तरह इस शार्क को रोकना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ही जल्द सैन रिवर में एक स्विमिंग इवेंट होने वाला है और वो किसी भी तरह इस इवेंट को कैंसिल नहीं कर सकती। इस
दौरान मीका को दिखाया जाता है जो एक वीडियो मैसेज के जरिए काफी सारे मरीन एक्टिविस्ट को प्रोवोक कर रही थी कि गवर्नमेंट और पुलिस मिलकर शार्क को मारना चाहते हैं और हमें इसके खिलाफ आगे आना होगा और हमें ही इन शार्क की जान बचानी होगी। इसीलिए आज रात हमें पेरिस के कैटाकॉम्ब में इकट्ठा होना होगा। अब यहाँ पर पेरिस का कैटाकॉम्ब पेरिस के अंदर फैला हुआ एक अंडरग्राउंड टनल है जो कि तब बनाया गया था जब पेरिस सिटी बन रही थी और ये पूरे पेरिस सिटी में फैली हुई है। मीका का ये प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी फ्रेंड पुलिस से ये सारी सच्चाई और मीका के सीक्रेट प्लान के बारे में बता देती है, जहाँ पर पुलिस को पहली बार पता चलता है कि शार्क अभी भी पेरिस के कैटाकॉम्ब में ही है। आगे उसी रात मीका सभी एक्टिविस्ट को लेकर कैटाकॉम्ब के अंदर पहुंच जाती है। इधर पुलिस भी सोफिया के साथ उसी कैटाकॉम्ब में पहुंच जाती है क्योंकि उन्हें भी इस सीक्रेट प्लान के बारे में पता चल चुका था। वहाँ पर पुलिस और एक्टिविस्ट के बीच बहस शुरू हो जाती है, बट तभी मीका कैटाकॉम्ब की रिवर में कूद जाती है ताकि वो सबके सामने ये प्रूफ कर सके कि शार्क इंसानों के ऊपर अटैक नहीं करते। लेकिन तभी वहाँ एक शार्क आ जाती है जो मीका के आजू बाजू घूमने लगती है। देखते ही देखते कई सारे शार्क आ जाते हैं और उनमें से एक शार्क मीका पर अटैक कर देती है और उसके बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है। शायद अब मैडम को पता चल चुका होगा कि शार्क क्या कर सकते हैं। खैर ये खतरनाक मंजर देखकर सारे के सारे एक्टिविस्ट यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और एक काइंड ऑफ भगदड़ सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसी दौरान कई एक्टिविस्ट भगदड़ की वजह से रिवर में गिर जाते हैं और शार्क का डिनर बन जाते हैं। पूरा रिवर इंसान की लाशों से भर जाता है और चारों तरफ खून ही खून होता है। इस दौरान एक शार्क को भी मार दिया गया था जिसकी बॉडी को सोफिया एग्जामिन करती है। उस शार्क के एग्जामिन से सोफिया को पता चलता है कि ये शार्क 2 महीने की एक फीमेल है और साथ ही साथ प्रेग्नेंट भी है। इसके पेट में ढेरों बेबी शार्क हैं। एग्जामिन में सोफिया को पता चलता है कि ये शार्क्स असल में पैथोनोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए बच्चे पैदा कर रही थी, जिसके अंदर मेल शार्क की जरूरत ही नहीं पड़ती। फीमेल शार्क खुद के अंदर ही बेबी शार्क को रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, वो भी बहुत ही छोटी उम्र में, जो कि बहुत ही डराने वाली बात थी क्योंकि इससे उनकी पॉपुलेशन कुछ ही समय में बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। यहाँ सोफिया को एक बात और पता चलती है कि ये शार्क लिलित की ही बेटी थी और इस शार्क के अंदर ऐसी एबिलिटी आ चुकी थी कि ये शार्क फ्रेश वाटर में भी जिंदा रह सकती हैं। ये एबिलिटी उन्हें अपनी माँ से ही मिली थी। अब यहाँ इनको एक बात और पता चलती है कि ये शार्क अब भी हजारों की संख्या में कैटाकॉम्ब में हो सकते हैं, इसलिए ये लोग बॉम्ब की मदद से कैटाकॉम्ब को ब्लास्ट करने का फैसला करते हैं जिससे कि सभी शार्क्स मारे जाएं। अब अगले दिन सैंड रिवर में स्विमिंग इवेंट होता है। हालांकि मेयर को शार्क के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी वो इवेंट कैंसिल नहीं करती। अब यहाँ पर रिवर को सेफ रखने के लिए एक पॉइंट पर एक बड़ा सा नेट बांध दिया जाता है जिससे कि कोई शार्क लोगों के बीच ना आ पाए। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर सोफिया के साथ कैटाकॉम्ब के अंदर ब्लास्ट करने का प्लान बना रहे थे, जहाँ पर सभी एक साथ डाइव करते हैं और तय जगह पर बॉम्ब को फिट कर देते हैं। यहाँ पर हमें मूवी का सबसे डरावना सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर रिवर की गहराई में काफी अंधेरा था। एक पुलिस ऑफिसर टॉर्च जलाता है जिसकी रोशनी में हमें हजारों की संख्या में शार्क्स दिखाई देते हैं। बिलीव मी, ये सीन काफी ज्यादा डरावना था। अब इससे पहले कि सभी रिवर से बाहर आते, उनमें से एक ऑफिसर पर शार्क्स का हमला हो जाता है। हालांकि उसने टाइम रहते बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया जिससे कि सारे शार्क्स के चिथड़े उड़ जाते हैं। लिलित इस चीज से काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो सीधा नेट को चीरते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर रेस शुरू हो चुकी थी। वहां पहुंचते ही लिलित लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है और एक आदमी के 2 टुकड़े कर देती है। चारों तरफ तबाही मच जाती है और देखते ही देखते ढेरों शार्क्स वहां पर आ जाते हैं जो कि ऑब्वियसली लिलित के ही कहने पर आए थे और बॉम्ब ब्लास्ट को किसी तरह सरवाइव कर लिया था। उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी। सभी शार्क्स मिलकर रिवर के पानी को खून से लाल कर देते हैं और सभी के बॉडी पार्ट्स रिवर में तैरते हुए दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर से एक बड़ी गलती हो जाती है। वहाँ तैनात स्पेशल ऑफिसर शार्क को स्नाइपर से शूट कर रहे होते हैं। उसमें से कुछ गोलियां मिस होकर सीधे रिवर के अंदर मौजूद मिसाइल्स को हिट करती हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय से वहाँ पर थे और पूरी तरह से एक्टिव थे, जिससे कि एक मिसाइल फटती है जिसकी वजह से बाकी सारे मिसाइल भी एक के बाद एक फटने लगते हैं, जिससे कि सैंड रिवर में उसी वक्त एक सुनामी सी आ जाती है जो कि मेयर के साथ साथ पूरे पेरिस को डुबा देती है। तभी हम एरियल और सोफिया को रिवर के बीच किसी ऑब्जेक्ट पर बैठा हुआ देखते हैं जिनके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और उसमें शार्क्स तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये शार्क सुनामी आने की वजह से पेरिस के जरिए देश के दूसरे शहरों में भी पहुंच रहे हैं और यहाँ से ये मॉन्स्टर शार्क न केवल कॉन्टिनेंट बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। और इसी अधूरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इसकी एंडिंग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसका सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा। तो दोस्तों, ये थी अंडर पेरिस फिल्म की कहानी। पर्सनली ये फिल्म मुझे काफी पसंद आई। बाकी आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।